स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास की इस श्रृंखला में आज हम बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट फर्स्ट पास कोर्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यह जो हमारा टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, मैं ये कहना चाहूँगी कि बीए पास कोर्स के जो प्रथम प्रश्न पत्र है अपना राजनीति विज्ञान के मूल आधार और बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह भी राजनीति विज्ञान के मूल आधार ही है। इसलिए बीए ऑनर्स के जो विद्यार्थी हैं वो बीए पास कोर्स के जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पर उनको देखकर अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है पास कोर्स और ऑनर्स का सेम ही है। इसलिए ये जो लेक्चर मैं ऑनर्स वाले में डाल रही हूँ और इसको जो है दोनों ही स्टूडेंट, पास कोर्स वाले और ऑनर्स वाले दोनों ही स्टूडेंट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। विद्यार्थियों, मैंने जैसे अपने पिछले लेक्चर में आपको राजनीति विज्ञान की अर्थ परिभाषा और बताई थी कि किस तरह से राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं क्या क्या विद्वानों ने दी है। इसी क्रम में आज हम जो है राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन है। इसका प्रमुख आधार है नैतिकता और राजनीतिक मूल्य। आदर्शवादिता इस परंपरागत दृष्टिकोण की सबलता और कमजोरी दोनों ही है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से होता है, जिसने अपनी अमर रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। हालांकि यह आदर्श राज्य पृथ्वी पर कभी हुआ नहीं है, लेकिन उसने ऐसी कल्पना की थी, क्योंकि यह जो है मुख्यतः कल्पनात्मक और आदर्शात्मक नैतिकता को प्रश्रय देने वाला जो है दृष्टिकोण है कि ऐसा होना चाहिए। प्लेटो का यह आदर्श राज्य तर्क और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान है। प्लेटो के बाद रोमन विचारक सिसरो में तथा मध्य युग में संत ऑगस्टाइन तथा थॉमस एक्विनास ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के दर्शन का परिचय दिया था। सिसरो का दर्शन न्याय और प्राकृतिक कानून की अवधारणा पर आधारित था। संत ऑगस्टाइन का द सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी क्रम में रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की अवधारणा परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। हीगल ने विश्व के मूल में विश्वात्मा को माना है और ग्रीन ने इसे शाश्वत चेतना का नाम दिया है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की अपनी कमियां रही हैं तथा इसने प्रतिक्रिया के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। लेकिन इस दृष्टिकोण की जो बातें मुख्य हैं वो ये उभर के आई कि यह दर्शन कालखंडों पर नहीं वरन विचार दर्शन की प्रकृति पर आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम देखें तो इसमें जो सबसे पहले उभर कर आती है वो है कि यह तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पना की उड़ान भरते हुए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं जिनका राजनीतिक जीवन के यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, जैसा कि मैंने अभी प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में कहा था। या इसी तरह रूसो की सामान्य इच्छा है, कांट का नैतिक प्राणी है। तो ये सब आदि कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनका महत्व केवल आदर्श के रूप में ही है, वो यथार्थ से इसका कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी जो विशेषता है वो है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल।
यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक मूल मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ाना है। ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक और वैचारिक दृष्टि से इनका मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों से अविच्छिन्न संबंध है। अधिकांश परंपरागत विचारक आचारशास्त्र और नैतिकता से प्रभावित रहे हैं तथा उनकी मूलभूत धारणा है कि मूल्यों से अलग हटकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता। तीसरी जो विशेषता उभर कर आती है वह है कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता। यानी परंपरागत दृष्टिकोण में मुख्यतः राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता रहा तथा राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीति के प्रेरक तत्वों आदि का अध्ययन किया जाना चाहिए था, नहीं जैसा किया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। उस समय ऐसा विश्वास प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में भी व्यवहारिक पक्ष की जो है अपेक्षा कानूनी पक्ष को ही प्रमुखता प्रदान थी। इसी कारण इन अध्ययनों की जो उपयोगिता भी वो सीमित होती गई। चौथा है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियां हैं ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी। प्रोफेसर एसपी वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक परिभाषात्मक। ये अवस्थाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं थी और समय समय पर एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को काम में लेते हुए पाते हैं। तो इस प्रकार यह इसमें जो गणितीय, परिमाण, तथ्य संग्रह, सर्वेक्षण जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों को नहीं अपनाया गया और केवल जो ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी पद्धतियों तक ही यह अध्ययन सीमित रहा। फिर है 5वां पॉइंट जो अपना आता है वो है प्रधानतया संकुचित अध्ययन, है ना। क्यों? क्योंकि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं द्वारा अपने आप को पाश्चात्य राज व्यवस्थाओं जैसे यूरोप है, अमेरिका है, इनके अध्ययन तक ही सीमित रखा गया तथा अफ्रीका, एशिया, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी देशों की जो राजनीति व्यवस्थाओं को इसमें उचित महत्व प्रदान नहीं किया। तो इस तरह से इसमें जो है शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बजाय इनकी दृष्टि उदारवादी लोकतंत्र तक ही सीमित रही और इस कारण ये संकुचित रहा। एक्सटिन तथा एप्टर के शब्दों में परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित रहा और प्रमुखता एक संस्कृति संरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया गया। छठा है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता। कि पाश्चात्य परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसमें राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे हैं। ये विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों एवं मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों के विवेक के साक्षात्कार के विचार को ले सकते हैं। तो इस तरह से इन विचारकों को परानुभववादी कहा गया, अर्थात उन्होंने जो है उनकी जो विचार व्यक्तिपरक और उनका चिंतन की प्रणाली निगमनात्मक है। तो इस प्रकार जो परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषताएं उभर कर सामने आई तो वो यही है कि यह मुख्यतः आदर्शवादी है, परंपरागत प्रणालियों का प्रयोग करता हुआ है, संकुचित अध्ययन के रूप में दिखाई पड़ता है।